नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ये जो मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, इसके अलग अलग सेक्शंस को हम आपके समक्ष एक एक करके प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको लाभ होगा कि जो ये करंट अफेयर्स के जो अलग अलग सेक्शंस हैं, ये केवल एक अकेली मैगजीन नहीं है जिसके वीडियोस में डालता हूं। इसके अलावा और भी मैगजीन्स हैं जैसे कि घटना चक्र, इन सब के सेक्शंस भी समय समय से पढ़ते रहते हैं। मैंने परीक्षा मंथन, घटना चक्र दृष्टि और समसामयिकी क्रॉनिकल, इन तीनों मैगजीन्स के जो वार्षिकांक हैं, जो वार्षिकी आई हुई है पीसीएस और आरओ के लिए, उसके सारे सेक्शंस को मैंने एक वीडियो के फॉर्म में आपके लिए अपने चैनल पे अपलोड किया है। आप चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके करंट अफेयर मैगजीन्स नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें उनको देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का रेगुलर एक एक वीडियो दोनों का अवश्य आता है चैनल पे। और इसके अलावा हमने पिछले करीब एक हफ्ते से यूपी स्पेशल की सीरीज शुरू की है, तो उसमें अलग अलग सेक्शंस के छोटे छोटे 10-10 मिनट के 5-5, 6-6 मिनट के लेक्चर्स प्रतिदिन 2 से 3 डालता हूं। तो ये सभी जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है ये आपको प्रतिदिन मिलने लगेगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल दिसंबर के अंक में, जिसमें सितंबर और अक्टूबर माह का करंट अफेयर दिया है, उसमें से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड है। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला, भारत ने इसको स्थापित किया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती द्वारा लद्दाख के हानले में, ये लद्दाख में हानले बहुत प्रसिद्ध जगह है, वहां पर मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। ये वेधशाला पूर्णतः स्वदेशी रूप से बनी हुई है और इसके निर्माण में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ अन्य भारतीय कंपनियों ने भी इसमें सहयोग किया है। यह दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला है जो 4300 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जो मेस वेधशाला है एशिया के सबसे बड़े इमेजिंग चेरनोकोव टेलीस्कोप होने का गौरव प्राप्त है। सबसे ऊंची वेधशाला विश्व में कहाँ है? तो ये भारत में है, हानले में। और ये वेधशाला, इसका जो उद्देश्य है वो है कि उच्च ऊर्जा गामा किरणों के अध्ययन में सहयोग करेगी। ये वेधशाला सुपरनोवा, ब्लैक होल और गामा रे जैसी ब्रह्मांड की परिघटनाओं को बेहतर समझने में सहयोग करेगी। अगर आप ब्लैक होल और सुपरनोवा इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है फिजिकल ज्योग्राफी की, जिसमें कि ओरिजिन एंड लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स इस नाम से जो वीडियो है, अर्थात जो तारों की उत्पत्ति एवं उनका जीवन चक्र, इस नाम से जो वीडियो है उसमें मैंने ब्लैक होल, सुपरनोवा, हाइपरनोवा सबके बारे में डिटेल से पढ़ाया है। उसको आप पढ़िए, आपका ज्ञान में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी अवश्य होगी। ये जो है ब्लैक ढंग से समझने में सहयोग करेगी। अब देखते हैं ये ब्रह्मांडीय किरणें क्या होती है, कॉस्मिक रेज क्या होती हैं। ऐसे ऊर्जावान कण होते हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आते हैं। ये कण उच्च ऊर्जा, प्रोटॉन, हीलियम नाभिक, अन्य भारी तत्वों के नाभिक होते हैं जो लगभग प्रकाश की गति से चलते हैं। और इनका जो मुख्य स्रोत होता है वो सुपरनोवा, न्यूट्रॉन तारे और आकाश गंगाओं के केंद्र में स्थित ब्लैक होल जैसे खगोलीय पिंड होते हैं जहां अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सुपरनोवा, न्यूट्रॉन तारे और ये ब्लैक होल, इन सबको मैंने डिटेल में उस वीडियो में पढ़ाया है। ब्रह्मांडीय किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय अन्य कणों से टकराती हैं और उसके कारण नए प्रकार के कणों को जन्म देती हैं। ये गामा रेज क्या होती हैं? जो गामा रेज होती हैं ये ब्रह्मांड में होने वाले सबसे शक्तिशाली और ऊर्जावान घटनाओं में से एक है। ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, विद्युत चुंबकीय किरणें। इनमें अत्यधिक ऊर्जा होती है और इनका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है और आवृत्ति बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इनकी ऊर्जा काफी बढ़ जाती है। अगला जो पॉइंट है वो भी एस्ट्रोनॉमी का ही है। प्लूटो के सबसे बड़े उपग्रह कैरन की संरचना।
हाल ही में नेचर कम्युनिकेशन नाम की जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके प्लूटो के सबसे बड़े उपग्रह कैरन की सतह के रासायनिक संगठन का पता लगाया है। खगोलविदों ने कैरन पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है। इसके पूर्व नासा के जो न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान था उसने भी कैरन की सतह पर क्रिस्टलीय जल, बर्फ, अमोनिया और अन्य कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति की पुष्टि की थी। अब प्लूटो के बारे में जान लीजिए। प्लूटो सौर मंडल का एक बौना ग्रह है जिसे 1930 में खगोलशास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने खोजा था। यह सौर मंडल का जो सबसे बाहरी हिस्सा है कुइपर बेल्ट, जहां से एस्टेरॉयड हमारे सौर मंडल में प्रवेश करते हैं, ये वहीं पर पाया जाता है कुइपर बेल्ट में। और प्लूटो को पहले सौर मंडल का नवा ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय जो यूनियन है, संघ ने इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया और इसने ग्रह होने की मान्यता खो दी। ये जो प्लूटो बौना ग्रह है ये क्या है, कैसे है, इसके बारे में डिटेल से पढ़िए। इसके जो वायुमंडल है उसके बारे में, इसकी सतह के बारे में, और क्यों ये जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, इसके बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वही हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें प्लूटो एक बौना ग्रह इस नाम से एक पूरा वीडियो है 20 मिनट का, उसको आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। और उसको देखने का लाभ ये होगा कि प्लूटो के विषय में आपका नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी। प्लूटो एक बौना ग्रह, प्लूटो अ डॉर्फ प्लैनेट, इस नाम से जो है वो वीडियो पड़ा हुआ है। जो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप होता है जिससे कि कैरन के बारे में पता लगाया गया है, ये नासा का अत्याधुनिक टेलीस्कोप है और ये जो हबल टेलीस्कोप था उसका उत्तराधिकारी है। मुख्य रूप से इंफ्रारेड तकनीक का उपयोग करता है और उन क्षेत्रों का निरीक्षण करने की बहुत जबरदस्त क्षमता है जहां अन्य टेलीस्कोप जो है नहीं देख सकते। और जो हबल टेलीस्कोप का दर्पण है उसकी तुलना में जो इसका दर्पण है वो 6.5 मीटर ज्यादा चौड़ा है। और अर्थात जो हबल टेलीस्कोप था जिसने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने आप कीर्तिमान स्थापित कर दिए थे, ये उससे भी जबरदस्त टेलीस्कोप है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब देखते हैं जो न्यू होराइजन है जो कि इसके पहले प्लूटो तक जा चुका है नासा का यान, उसके बारे में देखते हैं। न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान को नासा ने 19 जनवरी 2006 में क्यूपर बेल्ट और प्लूटो के अध्ययन के लिए लॉन्च किया था और ये 2015 में प्लूटो के निकट से उड़ान भरते हुए इसने प्लूटो की असाधारण तस्वीरें पृथ्वी तक पहुंचाई थी, जिससे इसके वातावरण, सतह, चंद्रमाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। प्लूटो के बारे में हम जितना कुछ भी जानते हैं वो सब हमको इसी न्यू होराइजन जो अंतरिक्ष यान था इसी के द्वारा जो फोटो भेजी गई थी वही हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हम नया नहीं जान पाए आज तक। अगला जो एस्ट्रोनॉमी का ही मुद्दा है, नासा का यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष प्रोब फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स जो अर्थात जो टेस्ला के मालिक हैं उनका जो हैवी रॉकेट है फॉल्कन, उसने यूरोपा क्लिपर को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। यूरोपा क्लिपर नासा द्वारा ग्रहों की खोज करने के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अंतरिक्ष प्रोब है। ये वहां तक पहुंचने में, यूरोपा तक पहुंचने में इसको जो है 5.5 साल लग जाएंगे। 2030 में ये बृहस्पति ग्रही प्रणाली में पहुंच जाएगा और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो ये बृहस्पति का जो ये उपग्रह यूरोपा है उसमें तरल पानी के महासागर होने की संभावना है और अगर वहां तरल पानी की संभावना है तो संभव है कि वहां किसी प्रकार का जीवन भी हो। यूरोपा क्लिपर का उद्देश्य है कि यूरोपा की सतह के नीचे मौजूद पानी के महासागर का अध्ययन करना और वहां के वातावरण, बर्फीली सतह, आंतरिक संरचना और संभावित जैविक परिस्थितियों का पता लगाना, ये इस अंतरिक्ष प्रोब का काम है, उद्देश्य है। अब आइए देखते हैं थर्मल इमेजर। जो वो प्रोब गया है उसमें थर्मल इमेजर लगा हुआ है और थर्मल इमेजर करेगा क्या, यह सतह के तापमान का अध्ययन करेगा जिससे पता चल सके कि यूरोपा में कहां पे गर्म जगह हैं। और इसका मैग्नेटोमीटर जो है वो यूरोपा के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा जिससे महासागर की गहराई और संरचना का अनुमान लगाया जा सके। यूरोपा क्या है, यह बृहस्पति का एक प्रमुख ग्रह है
और हमारे सौर मंडल का सबसे रहस्यमय पिंड माना जाता है। यूरोपा की सतह पूरी तरह बर्फ से ढकी है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इस बर्फ के नीचे एक गहरा महासागर है जो लगभग 15 से 25 किलोमीटर नीचे हो सकता है और उसकी गहराई 60 से 150 किलोमीटर तक हो सकती है। संभव है कि महासागर खारे पानी का हो और ज्वारीय बलों के कारण तरल अवस्था में हो, अर्थात अंदर से जो अंतर्जात बल इंडोजेनिक जो फोर्स आ रहा है उसके कारण ये तरल अवस्था में हो, और जो बाहर की सतह है वो सूर्य से इतनी ज्यादा दूर है कि सूर्य की गर्मी वहां तक नहीं पहुंचती और वो बर्फ के रूप में जमा है। अब आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं कि बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, ये तो यूरोपा की बात हो रही है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप बृहस्पति ग्रह के बारे में ध्यान से और ज्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हैं, उसके उपग्रह के बारे में और जानना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फिजिकल ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें बृहस्पति ग्रह जुपिटर, प्लैनेट जुपिटर इस नाम से जो वीडियो पड़ा हुआ है उसे आप देख करके और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। उसमें कई फैक्ट्स हैं जो कि परीक्षा के लिए काफी उपयोगी हैं। वैज्ञानिकों ने और देखा कि यूरोपा की सतह से पानी के जेट्स निकलते हुए देखे हैं और ये सतह के नीचे पानी होने का एक प्रमाण है। आइए अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भारत की कुछ गतिविधियां हैं उनको देख लेते हैं। 24 अक्टूबर 24 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस कोष की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र की देखरेख में की जाएगी और फंड को 5 वर्ष तक संचालित करने की योजना है। और इस कोष के माध्यम से भारत सरकार अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास में तेजी, आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। और ये 5 जो है भारतीय जो इसरो है, पहले आज से कुछ समय पहले तक जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पास ही अंतरिक्ष क्षेत्र का एकाधिकार था, अर्थात जो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में केवल इसरो ही काम कर सकता था। लेकिन 2020 में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया और जब से खोला है तब से इसरो के कामकाज में भी अंतर आया है और निजी कंपनियों ने तो नए प्रतिमान स्थापित कर दिए हैं। निजी कंपनियों के प्रवेश से भारत का अंतरिक्ष उद्योग नई ऊंचाइयों को छूने में अग्रसर है और निजी कंपनियां अंतरिक्ष अन्वेषण, सैटेलाइट प्रक्षेपण, डेटा सेवाएं आदि के कार्य में पूरी तरह से लग गई हैं। इसमें स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों निजी कंपनियां हैं। और स्काई रूट इसको एरोस्पेस क्या कर रही है, वो रॉकेट और लॉन्च व्हीकल का विकास कर रही है और इसका जो विक्रम रॉकेट है वो भारत का पहला पूरी तरह से निजी तौर पर निर्मित रॉकेट है जो अंतरिक्ष तक लघु और मध्यम भार के उपग्रहों को पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा अग्निकुल कॉस्मोस छोटे और किफायती लॉन्च वाहनों का विकास कर रहा है। इसका जो लॉन्च व्हीकल है अग्निबाण, ये 3D जो वो प्रिंटेड इंजन से सुसज्जित है और कम लागत पर छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा और भी कंपनियां हैं। पिक्सल नाम की एक कंपनी है जो अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रही है। ये उन्नत हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट बना रही है जो पृथ्वी की सतह की निगरानी, कृषि, पर्यावरण अध्ययन, जलवायु परिवर्तन पे डाटा प्रदान करती है। इसके अलावा एक और कंपनी है ध्रुव स्पेस। ये सैटेलाइट डिजाइनिंग, निर्माण, लॉन्चिंग में विशेषज्ञता रहती है। इसके ग्राहक भारतीय सरकारी रक्षा विभाग के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसियां भी ध्रुव स्पेस की ग्राहक हैं। अगला देखते हैं। इस बार सब लगता है एस्ट्रोनॉमी के ही क्षेत्र में ज्यादा प्रगति हुई है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करने के लिए नई टेलीस्कोप। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक टेलीस्कोप के नवीन विकसित प्रोटोटाइप का अनावरण किया गया है जिसका उपयोग बाह्य अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन के लिए किया जा सकता है। इस टेलीस्कोप को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ लेजर इंफेरोमीटर स्पेस एंटीना नाम के संयुक्त मिशन के तहत बनाया गया है। अब ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे क्या होती हैं? ये अंतरिक्ष में उत्पन्न होने वाली ऐसी लहरें हैं जो अंतरिक्ष समय के ताने बाने में विक्षोभ या लहरों के रूप में प्रसारित होती है। और गुरुत्वाकर्षण तरंगों का सिद्धांत आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसके अनुरूप है।
इसके अनुसार जब कोई भारी वस्तु जैसे ब्लैक होल अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है या अचानक गति करता है, तो अपनी ओर जो वो हलचल पैदा करता है उससे गुरुत्वाकर्षण तरंगें बनती हैं। ये तरंगें प्रकाश की गति से पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं और पूरे ब्रह्मांड की संरचना में छोटे छोटे विक्षोभ अर्थात डिस्टर्बेंसेस पैदा कर देती हैं। इन्हीं को गुरुत्वाकर्षण तरंगें कहा जाता है। अब ये जो अगला टॉपिक है वो जैव प्रौद्योगिकी का है, बायोटेक्नोलॉजी का। इसमें है स्टेम सेल प्रत्यारोपण द्वारा मधुमेह का उपचार। हाल ही में चीन के तियानजिन स्थित नानकाई विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल प्रत्यारोपण द्वारा टाइप 1 मधुमेह का इलाज करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें चिकित्सा हेतु रासायनिक रूप से प्रेरित स्टेम सेल का उपयोग किया गया है, जो शोधकर्ता अर्थात ने रोगी के ही शरीर से जो स्टेम सेल निकाले थे, इन्हीं का केमिकल ट्रीटमेंट किया है। इसमें किया गया है जो कार्यात्मक बीटा कोशिकाएं हैं उनको बदलने के लिए रासायनिक रूप से फिर से प्रोग्राम किया गया उनको और मानव शरीर के अग्नाशय स्थित बीटा कोशिकाओं द्वारा ही जो है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। अर्थात जो पैंक्रियाज में जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, बीटा सेल्स होते हैं, वही इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। और जब फिर से जो केमिकली प्रोग्राम्ड कोशिकाएं रोगी के शरीर में डाली गई, तो जो शरीर है वो ऑटोमेटिकली इंसुलिन का उत्पादन करने लगा और रक्त शर्करा अर्थात जो ब्लड शुगर में काफी कमी आ गई। अब ये देखते हैं स्टेम सेल क्या होते हैं। ये एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिनमें अनगिनत बार विभाजित होकर नई कोशिका बनाने और नई प्रकार की कोशिका में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। स्टेम सेल शरीर के विकास, वृद्धि, विभिन्न अंगों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टाइप 1 डायबिटीज क्या है? ये एक ऑटो इम्यून विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली अग्नाशय में इंसुलिन उत्पादक बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देती है और इस वजह से शरीर में इंसुलिन का उत्पादन या तो बिल्कुल बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन है जो खून में शुगर के लेवल अर्थात ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी के कारण टाइप 1 मधुमेह वाले लोगों में शुगर का स्तर बढ़ जाता है और कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती है। आमतौर पर ये बच्चों में, किशोरों में और युवा वयस्कों में होता है, इसलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। और इसका जो उपचार है वो आजीवन इंसुलिन इंजेक्शन या इंसुलिन पंप के माध्यम से किया जाता है और इसके लिए आहार, व्यायाम और जीवन शैली में भी बदलाव बहुत जरूरी होता है। तो आपने देखा कि इंसुलिन क्या है, टाइप 1 डायबिटीज क्या है, स्टेम सेल क्या है, इन सब चीजों को आपने इसमें देखा। अगला है हमारा ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के मस्तिष्क का मानचित्रण। जो जर्नल है नेचर, उसमें प्रकाशित हुआ है कि ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर नामक जो फ्रूट फ्लाई है अर्थात जो मक्खी होती है, उसके मस्तिष्क का सफलतापूर्वक मानचित्रण कर लिया गया है और इस मानचित्रण में विश्व के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है। इसमें इसके जो मस्तिष्क में 1,39,000 से ज्यादा न्यूरॉन्स पाए गए हैं और 50 मिलियन से ज्यादा कनेक्शन देखने को मिले हैं और इसकी मस्तिष्क की चौड़ाई 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, तब 1 लाख से अधिक न्यूरॉन्स हैं। यह प्रथम अवसर है जब शोधकर्ता किसी वयस्क जंतु का इतना विस्तृत सर्वेक्षण कर पाने में सक्षम हुए हैं। और विश्लेषण क्या किया गया है कि इस जीव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं क्या करती हैं, मक्खी की आंखों की गति, रंग की जानकारी कैसे प्रोसेस होती है। शोध में यह भी बताया गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क कैसे काम करता है। इसमें एक आभासी मक्खी का मस्तिष्क का मानचित्रण भी किया गया है। आइए अब देखते हैं ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है। जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स, ये तंत्रिका तंत्र अर्थात न्यूरल सिस्टम की जो न्यूरो सिस्टम की मूलभूत इकाइयां हैं। इनका कार्य शरीर के विभिन्न हिस्सों में मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचाना और मस्तिष्क से आदेशों को शरीर के अंगों तक ले जाना, अर्थात मस्तिष्क से बॉडी तक मैसेज ले जाना और मैसेज लाना। जो न्यूरॉन्स होते हैं ये विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से संचार करते हैं। हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने की प्रक्रियाएं इन्हीं से संचालित होती है। कार्य के आधार पर न्यूरॉन्स को 2 प्रकार के उसमें बांटा जा सकता है।
बल्कि तीन प्रकार से, एक है सेंसरी न्यूरॉन्स, एक है मोटर न्यूरॉन्स और एक है इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? ये बाह्य और आंतरिक परिवेश से सूचनाएं एकत्र करके हमारी आंखों ब्रेन तक लाते हैं और ब्रेन से हम उसको प्रोसेस करते हैं। मान लीजिए आपने एक जो है कोई सुंदर फूल देखा, तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उन्होंने आंख के माध्यम से सेंसरी फूल जो है उसको देखा और उसके बाद आपका मन जो है प्रोसेस हुआ और आपके मन ने कहा कि क्यों ना इस फूल को तोड़ करके इसको अपने शर्ट में लगा लिया जाए। तो जो देखने का जो मैसेज आया, उस फूल को देखने का जो मैसेज आंखों के माध्यम से ब्रेन में पहुंचा, ये सेंसरी न्यूरॉन्स ने किया। और उसके बाद जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उन्होंने, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन्स ने मोटर न्यूरॉन्स को आदेश दिया कि इसको तोड़ लिया जाए। तो जब मोटर न्यूरॉन्स ने हाथ को मैसेज पहुंचाया कि इसको तोड़ा जाए और अपने कॉलर में लगा लिया जाए। ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं इनसे मांसपेशियों और ग्रंथियों तक हमारे शरीर की गतिविधियां होती हैं, जैसे चलना बोलना आदि। इसके अतिरिक्त एक और प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में संपर्क स्थापित करते हैं। ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि एक मैसेज आया कि फूल सुंदर है और खुशबू आ रही है, उसके बाद ये आया सेंसरी न्यूरॉन से, उसके बाद प्रोसेस होकर के ब्रेन के अलग अलग पार्ट में इंटर न्यूरॉन्स के जरिए वो प्रोसेस हुआ और उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स के जरिए मनुष्य के हाथ ने वो फूल तोड़ लिया। ये सिग्नल को प्रोसेस करके उचित प्रक्रिया करने में मदद करते हैं। आइए अब रक्षा क्षेत्र की कुछ न्यूज है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में चौथी पीढ़ी के तकनीकी रूप से उन्नत वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वी-शोरैट्स का 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये चौथी पीढ़ी की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली आधुनिक रक्षा तकनीक है, जिसे हवाई हमलों से तत्काल और नजदीकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए डेवलप किया गया है। इसके माध्यम से ड्रोन, हेलीकॉप्टर, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान, क्रूज मिसाइल जैसे हथियारों से जो खतरा उत्पन्न है, इसको हम कॉम्बैट कर पाएंगे। इसमें आधुनिक सेंसर, मार्गदर्शन प्रणाली और बेहतर प्रक्षेपास्त्र प्रणाली शामिल है। ये काम कैसे करती है? इसमें इंफ्रारेड, रेडियो फ्रिक्वेंसी, लेजर तकनीक ये सब लगे हुए हैं और दुश्मन के हवाई जहाज का या एरियल व्हीकल का तुरंत पता लगा लेती हैं, तेजी से अपना लक्ष्य को साध कर सटीकता से निशाना बनाती है। चौथी पीढ़ी का क्या मतलब है? चौथी पीढ़ी का मतलब है कि इसमें एआई का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा खतरे को पहचानना, स्थितियों का आकलन आदि किया जाता है। आइए अगला देखते हैं रक्षा क्षेत्र में ही। भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। विशाखापत्तनम स्थित जहाज निर्माण केंद्र में भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का SSBN का जलावतरण किया गया और इसको कोड नाम दिया गया है S4। और इसमें 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 मिसाइल जो है उसको लगाया गया है। ये जो चौथी पनडुब्बी है, ये अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी है जो परमाणु ऊर्जा से चलती है और इसमें 83 मेगावाट के दबाव युक्त हल्के जल रिएक्टर द्वारा संवर्धित यूरेनियम से चलती है। और इसका लाभ क्या है कि परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी परमाणु रिएक्टर से ऊर्जा प्राप्त करती है, जो लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है। इन्हें बार बार ईंधन भरने और सप्लाई चेन के लिए ऊपर सतह पर नहीं आना पड़ता है। और इसका लाभ ये होता है कि चूंकि परमाणु ऊर्जा में ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनकी गति भी बहुत तेज होती है और ये ऊपर आती नहीं है, बहुत नीचे रहती हैं, तो दुश्मन के लिए इनका पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसी पनडुब्बियों में विशेष रूप से डिजाइन की गई बैलिस्टिक मिसाइलें लगाई जाती हैं, जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम होती हैं और ये स्टील्थ भी होती हैं। स्टील्थ तकनीक क्या है? इसमें सोनार अवशोषण सामग्री का उपयोग किया जाता है और रडार और सोनार से छिपाने का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब सोनार और रडार वेव्स पनडुब्बी से टकराएंगी तो वो वापस नहीं जाएंगी, उसी में अवशोषित हो जाएंगी। 31 MQ-9B ड्रोन के सौदे और परमाणु पनडुब्बियों के विकास को मंजूरी।
सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स से 31 MQB 9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हेल्प मानव रहित हवाई यूएवी को खरीदने के साथ साथ 2 परमाणु हमलावर पनडुब्बी को स्वदेशी निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन सब की कीमत लगभग 68,000 करोड़ रुपया है और ये किसके लिए किया है? ये चीन के आक्रामक रवैये का काउंटर है। ये MQ-9B ड्रोन क्या है? ये उच्च ऊंचाई वाले दीर्घ अवधि मानव रहित विमान है। निगरानी तो ही सटीक हमला करने के लिए इनको डिजाइन किया गया है और ये ड्रोन जो है उपग्रह के माध्यम से 40 घंटे तक हवा में रह सकते हैं और जमीन, समुद्र, हवा कहीं भी निशाना साध सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के हैं, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। भारत ने 16 जो है स्काई गार्जियन खरीदने हैं और 15 सी गार्जियन खरीदने हैं। अगला देखते हैं, डेफकनेक्ट 4.0 में आदिति 2 डिस्क 12 का शुभारंभ। दिल्ली कैंट के मानक साध सेंटर में रक्षा मंत्रालय रक्षा उत्पादन विभाग में एक डिफेक्टनेक्ट 4.0 नाम का जो मीटिंग आयोजित की गई। इसका आयोजन रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार संगठन ने इसका उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया। इसमें नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के विकास में प्रगति के दूसरे संस्करण तथा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस के 12वें संस्करण का शुभारंभ किया गया। अब ये एक नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में लेख है, फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड्स की क्वांटम क्षमता। हाल ही में अमेरिकी के पर्ड्यू विश्वविद्यालय के भौतिकविदों ने उच्च निर्वात में फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड को सतह से ऊपर उठने और बहुत तेजी से घुमाने में सफलता प्राप्त की है, जिससे क्वांटम भौतिकी में एक नई अंतर्दृष्टि का पता चला है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये सेंसर के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। ये फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड्स क्या होते हैं? ये अत्यंत छोटे आकार के हीरे होते हैं जिनका आकार कुछ नैनोमीटर से लेकर कुछ 100 नैनोमीटर तक हो सकता है और इनकी विशेषता ये है कि इनमें फ्लोरोसेंट प्रकाश उत्पन्न करने का केंद्र होते हैं और इसकी वजह से नैनो डायमंड्स बायो ऊर्जा जैसे लेजर प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और बायो इमेजिंग, बायोमेडिसिन, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अत्यधिक उपयोगी साबित हो सकती है। और फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड्स का उपयोग कोशिकाओं, टिश्यूज और इनकी इमेजिंग में किया जाता है। इससे ये कोशिकाओं की पहचान और ट्रैकिंग में भी सहायक साबित होते हैं। इनका उपयोग दवाओं को शरीर के विशिष्ट हिस्सों तक ले जाने में भी किया जा सकता है और फ्लोरोसेंट उत्सर्जित करने के कारण इनको ट्रैक करना संभव होता है। इसका उपयोग क्वांटम कंप्यूटिंग में भी किया जाता है और उच्च संवेदन क्षमता वाले सेंसर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला मेडिकल साइंस का है, WHO द्वारा मंकी पॉक्स परीक्षण को मंजूरी। WHO ने आपातकालीन उपयोग के लिए पहले मंकी पॉक्स डायग्नोस्टिक परीक्षण को मंजूरी दे दी है। यह आपातकालीन उपयोग सूचीकरण प्रक्रिया के तहत इस डायग्नोस्टिक परीक्षण को मंजूरी दी गई है और जो ये डायग्नोस्टिक परीक्षण की किट है इसको एबॉट लेबोरेटरीज द्वारा विकसित किया गया है और इसके परीक्षण के लिए क्या करेंगे, त्वचा से निकले स्वैब का प्रयोग करके मंकी पॉक्स के वायरस के डीएनए का पता लगाया जाएगा। हाल ही में देखा गया है कि जो मंकी पॉक्स का जो वायरस है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से निकल के यूरोप में भी पहुंच चुका है। यह एक संक्रमण बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, एक मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। सबसे पहले 1958 में बंदरों में देखा गया और 1970 में ये मनुष्यों में भी हो गया। ये कैसे होता है? तो संक्रमित व्यक्ति जानवर दूषित सामग्री के संपर्क में आने से होता है और शरीर से निकले तरल पदार्थ श्वसन बूंदों के संपर्क में आने से भी यह फैल जाता है और संक्रमित जानवर चूहा, बिल्ली, गिलहरी के काटने खरोचने में भी इसके संक्रमण का खतरा बना रहता है। मंकी पॉक्स के लिए अभी तक दुनिया में कोई उपचार नहीं है। इसमें केवल लक्षणों को कम करने के लिए सहायक उपचार किया जाता है और मनुष्य को कि उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जिससे मनुष्य उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो एंटीबॉडीज है, वो स्वयं उस वायरस से लड़ने का जो है प्रयास करें। तो मित्रों, इस दिसंबर माह की जो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल की मैगजीन है इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी के सेक्शन में बस इतना ही है और अब
अगली बार जो है कुछ नया सेक्शन, दूसरा सेक्शन लेके आएंगे आपके समक्ष। तो इसके लिए तब तक आपसे विदा चाहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, परीक्षा उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।